हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स। और दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, पैमाने के प्रतिफल। और पैमाने के प्रतिफल को बहुत शॉर्ट में हम लोग आज इसको में समझने वाले हैं। और इस पूरे वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि परिवर्ती अनुपात के नियम और पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में परिवर्ती अनुपात के नियम के बारे में बताया था। तो ये दो अलग अलग टॉपिक है, इनमें कंफ्यूजन जरूर होता है, इसलिए लास्ट में देखिए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पैमाने के प्रतिफल यानी कि रिटर्न्स टू स्केल। दीर्घकाल में हम सभी जानते हैं कि फर्मों के पास समय काफी होता है, तो ऐसे समय में वो सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए सभी साधन यहाँ पर परिवर्तनशील होते हैं और कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। तो यही कारण होता है कि दीर्घकाल में हम पैमाने में ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। प्रोफेसर वाटसन इन्होंने कहा था कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। यानी कि ये जो पैमाने की बात हो रही है, ये कारकों और उनके अनुरूप उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का संबंध बताता है। यह एक दीर्घकालिक अवधारणा है। अब जो हमने बात करी कि ये जो बात है कि जो पैमाने के प्रतिफल हैं, ये बता रहा है द रिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स एंड द प्रोडक्शन। तो उसके बेस पर कि फैक्टर्स को बढ़ाने पर कितना उत्पादन बढ़ेगा, इसके आधार पे हमने पैमाने के प्रतिफल को तीन भागों में बांट दिया है। पहला है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल। तीसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी पैमाने के घटते प्रतिफल। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। तो ये पैमाने का बढ़ता प्रतिफल है। आइए इसको समझ रहे हैं इस चित्र से, इस ग्राफ से। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पर यहाँ पर हमने कारकों में प्रतिशत वृद्धि दिखाई है, वाई अक्ष पर हमने उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि दिखाई है। तो ये जो फैक्टर्स हैं एफ, यहाँ पे मान लीजिए हम पहले उत्पादन कर रहे हैं ए पॉइंट पर, यहाँ पर फैक्टर्स लगे हैं एफ और उत्पादन की मात्रा है क्यू। अब अगर हम 10% की वृद्धि कर देते हैं फैक्टर्स में और नया हमारा फैक्टर्स की अमाउंट आ गई F1, तो इससे उत्पादन में जो है आप देखिए यहाँ पर 15% की वृद्धि हो रही है। यानी फैक्टर्स यानी साधनों में हमने वृद्धि करी 10% और उत्पादन में वृद्धि हो गई 15%। यानी जिस अनुपात में हमने कारक लगाए थे उससे ज्यादा अनुपात में हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहाँ पर लिखा है साधनों की मात्रा में परिवर्तन अनुपातिक वृद्धि, ये इसके अनुपात में ज्यादा वृद्धि होती है, उत्पादन की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि। तो ये उत्पादन की मात्रा अधिक है। तो यह है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अब बात करेंगे पैमाने के स्थिर प्रतिफल, यानी कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल की। पैमाने के स्थिर प्रतिफल की दशा में उत्पत्ति के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है। अब यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे, यहाँ पर जो है वही सेम चित्र है। अब यहाँ पर हमने ए पोजीशन में थे, यहाँ से हम बी पोजीशन में जाने के लिए हमने फैक्टर्स में जो वृद्धि करी, नए फैक्टर्स F1 लगाए तो वृद्धि करी हमने 10% की। और उत्पादन में जो ये Q से बढ़ के Q1 हो गया, ये उत्पादन भी हमारा हो रहा है 10%। यानी फैक्टर्स कारक में वृद्धि 10%, उत्पादन में वृद्धि 10%। जिस अनुपात में कारक बढ़ा है उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ा, समान अनुपात में। और साधनों की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बराबर उत्पादन की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसे हम कहेंगे पैमाने के स्थिर प्रतिफल। अब हम आ रहे हैं पैमाने के घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल्स।
इस स्थिति में उत्पत्ति के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर देखिए चित्र में आपको फिर समझाते हैं। ये वही चित्र है एक्स वाई। यहाँ पर हमारे कारक में वृद्धि है। कारक में हमारे पास हम ए पॉइंट पर उत्पादन कर रहे थे, कारक F था। F से हमने 15% की यहाँ पर वृद्धि करी और नए कारक F1 में आ गए। अब साधनों की मात्रा में 15% वृद्धि करने पर उत्पादन भी बढ़ा, है ना, Q से बढ़ के Q1 हो गया, लेकिन ये वृद्धि हुई मात्र 10%, जो कारकों की वृद्धि से कम है। ठीक है, तो ये साधनों की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि जो है ये ज्यादा है और उत्पादन की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि कम है, तो इसे हम कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ स्केल। अब इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको अपने बताया था कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम क्या होते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरे उस वीडियो को भी देखिए और यहाँ पर मैं लिंक भी दे रहा हूँ और इस लिंक में आप देख लेंगे इसको। और अब इन दोनों में क्या अनुपात है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम और पैमाने के प्रतिफल, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो बहुत सरल है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ 4 पॉइंट है, इनको आप समझ लेते हैं तो ये अंतर आपको क्लियर हो जाता है। पहला अंतर है समय का। परिवर्तनशील अनुपात जो है ये अल्पकाल से संबंधित है और पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था। दीर्घकालिक परिकल्पना है पैमाने के प्रतिफल और अल्पकालिक परिकल्पना है परिवर्तनशील अनुपात के नियम। दूसरा परिवर्तनशील साधनों की संख्या है। जब हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम की बात करते हैं तो हमारे सभी साधन स्थिर रहते हैं, केवल एक साधन ही परिवर्तनशील होता है। लेकिन जब बात करते हैं पैमाने के प्रतिफल की, तो यहाँ जितने भी साधन होते हैं वो सभी के सभी परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि ये दीर्घकाल की परिकल्पना है। यहाँ परिवर्तनशील अनुपात अल्पकालिक परिकल्पना है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा साधन हम नहीं बदलेंगे, एक ही साधन बदल रहे हैं, बाकी स्थिर है। तीसरा अंतर है साधनों का अनुपात, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि एक साधन परिवर्तनशील है और बाकी साधन स्थिर हैं, तो निश्चित तौर पर साधनों का अनुपात जो है वो परिवर्तन में रहेगा, उनका अनुपात परिवर्तित हो जाएगा, उनमें परिवर्तन आ जाएगा, है ना। और पैमाने के प्रतिफल की बात करें तो यहाँ पर सभी साधन बढ़ रहे हैं समान अनुपात में, तो इसलिए इनका अनुपात बराबर रहता है। उत्पादन के पैमाने की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पर एक ही साधन हो रहा है तो पैमाने में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन प्रतिफल की बात करें, पैमाने के प्रतिफल, तो यहाँ पर सारे साधनों में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा पैमाने में ही परिवर्तन हो जाता है, पूरा पैमाना ही बदल जाता है। तो बहुत शॉर्ट है, 4 चीजें दोबारा फटाफट बताता हूँ। समय, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में अल्पकालीन समय है और पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन परिकल्पना है। परिवर्तनशील साधनों की संख्या की बात करें तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम में एक साधन बदल रहा है, पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन परिवर्तनशील हैं। साधन अनुपात की बात करें, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में साधनों का अनुपात में परिवर्तन होता है और पैमाने के प्रतिफल में साधनों का समान अनुपात बना रहता है। उत्पादन के पैमाने की बात करें तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम में पैमाने में परिवर्तन नहीं होता है, पैमाने के प्रतिफल में पूरा पैमाना ही बदल जाता है। तो एक अच्छा टॉपिक था बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इससे कुछ सीखा, कुछ लाभप्रद आपके लिए रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और मेरे 100 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 16 रह गए हैं, तो बच्चों सब्सक्राइब। थैंक यू।